दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। इस बार 4 जून शिफ्ट 2 CGL 2019 की परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके सामने है। उसकी व्याख्या आप बारी बारी से देखेंगे। समय नष्ट न करते हुए सीधा सीधा पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, 10 वर्ष पहले एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3.1/2 अधिक और 10 साल बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र से 2.1/4 गुनी अधिक होगी, तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का कुल योग कितना है। इसे एक तरीके से बनाते हैं, ये फादर की उम्र और ये सन की उम्र, ये इसको वर्तमान मान लीजिए। ये वर्तमान, तो ये 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पुत्र के उम्र से 3.5 गुनी अधिक यानी 3 दूनी 6 अर्थात 7/2, यानी पिता 7 और पुत्र 2, ये अनुपात की बात है। फिर 10 साल बाद, 10 वर्ष के बाद, ये इधर 10 वर्ष पहले और ये 10 वर्ष बाद, पिता की उम्र पुत्र से 2.1/4 गुनी अधिक। इसका मतलब 4 दूनी 8 1 9/2, 9/2 का मतलब क्या, 9 पिता 9/4, 9 पिता और 4 पुत्र, तो फादर 9 और सन 4। यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि इन दोनों का डिफरेंस सेम है, इसलिए इस तरीके से बनाया जाना ज़्यादा कम समय वाला होगा। अधिक समय बचा सकते हैं आप इससे। दोनों का अंतर कितना है, 2, और यहाँ पर समयांतराल वर्षों में देखेंगे इसका डिफरेंस कितना, 20, यानी 2 की वैल्यू अगर 20 हो जाती है तो ऑब्वियस है 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। अब सोचिए 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र का अनुपातिक जो था वो उसका योगफल कितना है, 9। जब 1 की वैल्यू 10 तो 9 की वैल्यू ऑब्वियस है 9 × 10, इट्स मीन्स 90। ये 90 जो कुल योग आया है पिता और पुत्र के उम्र की, ये 10 वर्ष पहले की है। अब पूछा गया है वर्तमान योगफल। वर्तमान का मतलब इससे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यानी इसकी भी उम्र में +10 और इसकी भी उम्र में +10, फाइनली 10 10 20 वर्ष ज़्यादा, तो 90 + 20 अर्थात 110। आपको 110 ईयर ऑप्शन में ढूंढना होगा। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 110 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है। एक ही पासा की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। यदि संख्या 6 निचले बोर्ड पर है तो ऊपरी बोर्ड पर संख्या क्या होगी। सीधे प्रश्न का मतलब ये है कि अगर 6 नीचे है तो उसके विपरीत सतह पर क्या लिखा है। ध्यान से देखिए, एक ही पासे की 2 सतहों में एक ही सतह कोई कॉमन है। कौन सी सतह कॉमन है, 3। और इस मेथड को शिफ्ट 1 में भी आप देखे थे। तो जो सतह कॉमन है उसको चिन्हित कर लेते हैं और किसी एक दिशा में, यहाँ पर आप घूम रहे हैं एंटी क्लॉक, तो यहाँ भी घूमना है आपको एंटी क्लॉक। अब आने के क्रमानुसार सजाइए, तो ये सबसे पहले 3 आएगा, देन 5, देन 1। अब इसमें इसके नीचे सजाना है। सबसे पहले 3, 3 के बाद कौन आएगा आपके घूमने के क्रम में, 2, और फिर आएगा 4। आप देख रहे हैं 5 के विपरीत 2, आमने सामने दिखने वाली सतहें विपरीत होंगी, और 4 के विपरीत 1। अब सोचिए कुल क्या क्या लिखा होगा इसमें, तो 1 2 3 4 5 और 6 सभी सतहों पर यही बात लिखी है, जिसमें से 1 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 2 आप निकाल लिए हैं। तो तीसरा जोड़ा भी आपको दिख रहा है कि 3 के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6। प्रश्न पूछा क्या था, 6 के विपरीत। 6 के विपरीत आप समझ गए होंगे, उत्तर हमारा होगा 3। उत्तर 3 आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे संख्याएं नीचे के सेट में संबंधित हैं। नीचे के सेट का मतलब यहाँ पर इस सेट के बारे में 10 18 और 38 में जिस गुण के आधार पर संख्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं, उसी गुण के आधार पर दिए गए विकल्पों में से जो विकल्प इसी गुण जैसा संबंध रखता है वो आपको विकल्प ढूंढना है। अगर आप देखेंगे 10 18 38 का, ये साफ साफ दिख भी रहा होगा,
10 में 2 से गुना किया, 10 दूनी 20 में से 2 घटा लिया तो हो गए 18। 18 में 2 से गुना किया 36 प्लस 2। हालांकि अगर पहली बार में देखा जाए तो 10 में 8 जोड़ा, आप देखेंगे 4 में 8 जोड़ा 12। आपको परेशान करने के लिए दिया है कि पहले आप उसी पर विचार करने लगे। 14 में 8 नहीं जोड़ा, 12 में 8 नहीं जोड़ा, 18 में 8 नहीं जोड़ा, यहाँ पर आंसर फोकस कर सकते हैं। लेकिन उधर देखें आप, 18 में 20 जोड़ा है, इधर में 20 नहीं जोड़ा, यानी वो मेथड गलत हो जाता है, वो प्रोसेस, वो संबंध हमारा गलत हो जाता है। फाइनली हमारे पास गुना 2 माइनस 2 और गुना 2 प्लस 2 आता है। और आप देखेंगे 4 दूनी 8 में 2 गया, ऐसी बात नहीं। सीधा सीधा यहाँ पर आकर देखिए, अगर आप तीव्र गति से देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 और 22 में वही रिश्ता है। 12 में 2 से गुना किया 24, 24 में 2 घटाया 22। और फिर ये रिश्ता 22 और 46 के बीच वही रिश्ता है जो इन दोनों संख्याओं के बीच है। इस संख्या में 2 से गुना करके 2 जोड़ा गया है, तो 22 में 2 से गुना करेंगे तो 44, और 44 में 2 जोड़ेंगे तो 46। इस प्रकार हमारा जवाब होगा आंसर नंबर सी। चलिए बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। एक साथ दोनों ही प्रश्न लिखे गए हैं, आप इस प्रश्न को देखकर ही समझ रहे होंगे कि प्रश्न 4 कैसा होगा। प्रश्न 4 में है कि ये 4 विकल्प में जो 4 संख्याएं रखी गई हैं, इनमें से कौन विजातीय है। विजातीय का मतलब ये होता है विषम कौन सा है। विषम को चुनने का क्या तरीका है, क्लासिफिकेशन को चुनने का क्या तरीका है। इनमें से 3 किसी एक गुण पर आधारित होकर एक समान ग्रुप बनाते हैं, और जो चौथा बच जाता है इस ग्रुप में फिट नहीं बैठता। जो फिट नहीं बैठता वही विषम है, वही विजातीय है, उसे चुनना क्लासिफिकेशन में होता है। वर्गीकरण का मतलब 4 में से दिए गए 4 विकल्पों में से 3 का गुण एक जैसा मिलाना, और जो उस गुण जैसा ना हो उसको छांट देना, या विजातीय छांट देना इसको कहते हैं। इनमें से आप देखेंगे 4 दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक विजातीय है। तो 12, आप ध्यान से देखिए, 3 गुना 4 अर्थात लगातार 2 संख्याओं का गुणनफल। ये तो 2 गुना 7, ये 5 गुना 6, और ये आपका 7 गुना 8। क्या कुछ अंतर दिखा? 5 गुना 6, 7 गुना 8 और 3 गुना 4, यानी ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक गुण वाले हैं, क्योंकि ये 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल है, जबकि ये 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में शब्दों का बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसने कहा द वे इन विच द वर्ब डीड इज रिलेटेड टू रिएक्शन। डीड का मतलब प्रायः दस्तावेज, विलेख जिसको आप कहते हैं, लेकिन उससे पहले इसने लगा दिया क्रिया डीड। तो डीड क्रिया का क्या क्या मतलब। तो डीड का रिश्ता अगर रिएक्शन से, तो किसका रिश्ता इंसाइटिंग से। तो आप समझिए कि यहाँ डीड का मतलब प्रायः दस्तावेज, यानी डीड का मतलब वर्ब में अगर देखा जाए, क्रिया में देखा जाए तो काम, कर्म, कार्य, कारनामा, हरकत या व्यवहार किया जाना, ये या कृति, ये सब डीड का वर्ब में मीनिंग हो जाएगा। तो कह रहा है डीड का मतलब रिएक्शन, मतलब कोई कारनामा करेंगे तो उसकी रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया तो होगी ही। अगर कोई कारनामा, कोई ऐसी कृति की जाए तो उसका रिएक्शन होगा। अच्छी कृति का अच्छा रिएक्शन, बुरी कृति का बुरा रिएक्शन, यानी जैसा काम करेंगे वैसी रिएक्शन तो आपको मिलेगी। फिर इंसाइटिंग, उकसाना। कब उकसेंगे आप? जब आपके साथ कोई अनुक्रिया होगी तब, जब कोई रिस्पॉन्स होगा तब। रिस्पॉन्स का मतलब कोई प्रतिक्रिया होगी तब, कोई उत्तर प्रति उत्तर होगा, कोई प्रतिवचन होगा, कोई अनुक्रिया होगी, तभी जा करके आप इंसाइट होंगे, उकस जाएंगे, जो उकसाए जाना कहता है। तो इसका मतलब हम लोगों का जवाब क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्स। जबकि ये क्या थी? दूरदर्शिता। ये क्या थी? फीडबैक, प्रतिपुष्टि। वहीं पर वेलकम, स्वागत। सीधा सीधा था कि आप कारनामा जैसा करेंगे। कारनामा समझिए, कृति समझिए, जैसी कृति करेंगे वैसी रिएक्शन मिलेगी। अच्छी कृति तो अच्छी रिएक्शन। उसी प्रकार जिसे कृति का संबंध रिएक्शन से, तो ये इंसाइटिंग, उकसाने का संबंध किससे? रिस्पॉन्स से, यानी जैसा प्रतिवचन होगा आपका। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 एनालॉजी पर आधारित है। एनालॉजी का प्रश्न है। इसमें देखिए, इस अनुपात के रिश्ते से यहाँ समानुपात होना चाहिए। अनुपात, इस समानुपात से पहले दो शब्द हैं जो आपस में किसी प्रकार संबंधित है। इसी संबंध को बरकरार रखते हुए तीसरे शब्द से चौथे का चयन करना है। रिश्ता वही रखना है जो पहले 2 शब्द आपस में जुड़े हैं।
बी का रिश्ता वाई से आप देख रहे होंगे, बी की वैल्यू याद है आपको 2 और इसकी वैल्यू 25। कितने से आपका काम बन रहा होगा? याद रखिए, जिस दो वर्ण का योग 27 होता है वो आपस में विपरीत वर्ण होते हैं। विपरीत वर्ण का मतलब क्या? अपोजिट लेटर का मतलब क्या? बाएं से पहले नंबर पर कौन सा? ए, और दाहिने से पहले नंबर पर कौन? जेड। बाएं से पहला, दाएं से पहला, ये दोनों आपस में अपोजिट लेटर हैं। तो सोचिए, ए की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 26, दोनों मिलकर 27। जिस दो वर्ण का योग, जिस दो लेटर का सम डिजिटल वैल्यू जो देते हैं उनके आने के क्रमानुसार, उसका योग 27 हो तो वो विपरीत लेटर होते हैं, अपोजिट लेटर होते हैं। तो ई की वैल्यू 5 याद है, इसकी वैल्यू देखिए 22 होता है। क्या ये अपोजिट लेटर नहीं है? C3X24 अपोजिट लेटर, D4W23 ये सारे अपोजिट लेटर हैं। तो आपको क्या करना है? D का अपोजिट लेटर ढूंढना है। D की वैल्यू कितनी होती है? 4, अर्थात 23 उसका अपोजिट होगा यानी W। G की 7 तो 20 उसकी अपोजिट होगी तो T। E की वैल्यू 5 अपोजिट 22 यानी V। F6 अपोजिट 21 यानी U। आपको ऑप्शन में से W, T, V, U ढूंढना चाहिए। इस प्रकार आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इस बार बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की। बारी बारी से तीनों क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर से एनालॉजी का दो शब्द दिए गए हैं, उनके बीच एक रिलेशन स्थापित करना है। जिस रिलेशन से वो जुड़े हुए हैं और वैसा ही रिलेशन दिए गए विकल्पों में ढूंढना है। आप देखिए, ताप और सूर्य में क्या रिश्ता है? ताप होता है सूर्य में। जिस स्टेटमेंट का प्रयोग कर रहे हैं वही स्टेटमेंट किस में फिट बैठता है? ताप होता है सूर्य में, तो घर होता है छत में ना, विटामिन होता है फल में, पर्यावरण होती है आर्द्रता में, या सवारी होता है कार में। आप देखे होंगे, जिस प्रकार ताप होता है सूर्य में उसी प्रकार विटामिन होता है फल में। छत, घर में छत नहीं होता, पर्यावरण में आर्द्रता नहीं, और ताप सूर्य में तो घर छत में गलत, विटामिन फल में, पर्यावरण आर्द्रता में गलत, सवारी कार में गलत। आपका जवाब क्या होगा? विटामिन और फल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। आप सबों को पता है के की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। आप देख लिए होंगे। अपोजिट टर्म से देखेंगे तो के की वैल्यू 11 दिया, सी की वैल्यू 3 दिया, ए की वैल्यू 1 दिया, बी की वैल्यू 2 दिया। अपोजिट टर्म से सजाया, कुछ भी नहीं किया। ई की वैल्यू 5 पहले रखा है, के की वैल्यू 11 यहाँ रखा, ए की वैल्यू 1 यहाँ रखा, और ये आप सोचिए सबसे पहले आप किसकी वैल्यू रखेंगे? ई की, तो ई की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1 और एम की वैल्यू 13। आपका जवाब 54 113 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो सभी लोग बनाते ही हैं, लेकिन इसमें क्या है ना कि सोचिए, इसमें प्रत्येक ऑप्शन की जांच करनी होती है। कहीं ऑप्शन नंबर डी जवाब हुआ तो जांच करते 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 कितना देर लग जाएगा। तो चालाकी क्या करते हैं, चलो डी से ही जांच करना शुरू करते हैं। तो पता चला जब डी से जांच कर रहे हैं तो जवाब ए है आपका। तो इसलिए जो असेंडिंग ऑर्डर है उसी ऑर्डर में आप जांच करेंगे। इसे मिटाते हैं, यहाँ पर बनाया जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में दिए गए उस समीकरण में 18 + 6 - 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। इस समीकरण में इन दो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को चेंज करने के बाद अगर इसको सॉल्व कर 6 आ जाता है, यानी समीकरण संतुष्ट हो जाता है, तो वो हमारा विकल्प हो जाएगा। जांच ए से प्रारंभ करते हैं। ए में प्लस और भागा को चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह पर भागा रख देते हैं और भागा की जगह पर प्लस। अब 18 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 3 - 6 प्लस इन दोनों को गुना करेंगे तो 9 बराबर 6। अब सोचिए क्या होगा, जोड़िए 9 3 12, 12 में 6 गया बराबर 6 यानी 6 इज इक्वल टू 6। अर्थात ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए से ही, इसलिए हम जवाब ऑप्शन नंबर ए दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आती है। 10 नंबर क्लासिफिकेशन का है, ऑड मैन आउट का है। ऑड वर्ड चूज करना है। चारों शब्दों को देखिए, प्रवृत्ति टेंडेंसी, धीरज एंड्योरेंस, स्थिरता स्टेबिलिटी और दृढ़ता परसिस्टेंस। आपको इनमें से 3 का गुण एक जैसा मिलाना है, प्रवृत्ति, धीरज, स्थिरता और दृढ़ता। आप देखेंगे इसमें से धीरज, स्थिरता और दृढ़ता, इसमें एक स्टेबिलिटी का फील होता होगा, शेष स्थिर रहने का सूचक है। धीरज में भी स्थिरता, स्थिरता तो स्थिरता है ही, दृढ़ता में भी स्थिरता। अब प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति का मतलब क्या? टेंडेंसी का मतलब क्या? किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ करने की क्षमता उसकी प्रवृत्ति होती है।
तो करने की क्षमता, प्रवृत्ति और इन तीनों की का मतलब स्थिरता, अर्थात ये तीनों एक गुण जैसे, ये उस गुण जैसा नहीं, अर्थात हम लोगों को जवाब देना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी। 11 नंबर नॉन वर्बल सेक्शन से आ गया। नॉन वर्बल सेक्शन में श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब आप जानते हैं, बाएं से दाएं आकृतियां किसी खास गुण पर रोटेट या रिवॉल्यूशन करती रहती हैं, या कुछ भी कोई भी परिवर्तन होता रहता है। उस क्रम को, उस गुण को बरकरार रखते हुए अगली आकृति को ढूंढना, ये सीरीज कॉम्प्लीशन में होता है, श्रृंखला संपूर्ण में होता है। लेकिन मेरी सलाह होगी, जब ऐसा चित्र होना, ऐसा चित्र वाला क्वेश्चन, तो किसी एक फिगर को पकड़ेंगे। अगर तीनों फिगर को एक साथ पकड़ लेते हैं तो आप परेशानी होगी, फिर छांटने की प्रवृत्ति को जन्म देंगे आप। आपके पीडीएफ में दिया गया है क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ विकल्प नहीं लिखा गया, नहीं तो विकल्प से ही छांट लेते हैं हम लोग। पहला, सबसे पहले इस फिगर को पकड़ते हैं। ये फिगर अगर गौर से देखा जाए, ये फिगर 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमकर इस भुजा से इस भुजा पर जाती है। ये इस भुजा पर थी, पहले ऐसा करते हैं, इस भुजा पर थी, फिर इस भुजा पर जाती है, फिर इस भुजा पर जाती है। ये गोला वाला देखिए, फिर इस भुजा पर, यानी गोला वाला ये कंफर्म हो गया, गोला वाला ये कंफर्म हो गया कि यहाँ होगा गोला वाला। अब मुख इधर होगा या इधर, इसकी जांच करते हैं। ये यहाँ से ऐसे घूम जाता है 90 डिग्री, फिर ये देखिए 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूम रहा है, ये फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉक, और ये जब 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमेगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, स्वाभाविक है चेहरा इधर हो जाएगा। ये हुआ। अब दिए गए 4 विकल्पों में जिस विकल्प में पहले नंबर पर ऐसी आकृति नहीं है उसे हटा दीजिए। जैसे ऑप्शन नंबर ए में ऐसा है नहीं, इसलिए ए आंसर होगा नहीं। अब बीसीडी की जांच करने के लिए इस पर आते हैं। ये ध्यान से देखिए, दूसरी आकृति अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, ये तय मानिए अंदर की ओर होने वाला है। अब मुख किधर होगा, इसका रोटेशन 2 नंबर से देखेंगे। ये ऐसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉक, ये भी घूम रहा है एंटी क्लॉक 90, फिर एंटी क्लॉक 90, फिर से एंटी क्लॉक 90। इस बार जब वो एंटी क्लॉक 90 घूमेगा तो इधर, लेकिन ये चूंकि बाहर की ओर है, इस बार मुख अंदर की ओर हो जाएगा। फिर ये थर्ड फिगर की बात करते हैं। थर्ड फिगर में ये क्लोज्ड है, ये खुला हुआ है, फिर क्लोज्ड है, फिर खुला हुआ है, फिर क्लोज्ड हो जाएगा। ये चेहरा किधर होगा? आप ऐसे भी कर सकते थे कि इन दोनों का चेहरा अपोजिट क्रम में, अपोजिट क्रम में, अपोजिट क्रम में, अपोजिट क्रम में, तो इसका तो अपोजिट होना ही है, ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत भी नहीं थी। और ये आंसर विकल्प में से ढूंढेंगे। आपका विकल्प नंबर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 12 श्रृंखला संपूर्ण का है, श्रृंखला संपूर्ण, सीरीज कॉम्प्लीशन का। पहली दशा में देखिए, आप प्रश्न को 2 में 2 से गुना कीजिए, 4 1 5, फिर 5 दूनी 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10 1 11, 11 दूनी 22 1 23, 23 दूनी 46 1 47। ये योजना फ्लॉप हो गई। अब दूसरा चेक करना पड़ेगा। एक बात बताते हैं, प्रश्न कितना भी कठिन हो, प्रश्न कितना भी कठिन हो, श्रृंखला का प्रश्न कहते हैं, अगर उसको एक दिशा में आप खींच कर ले जाएंगे ना, तो कहीं कहीं आंसर मिलना ही मिलना है। जैसे देखिए, ये संख्याएं बढ़ रही हैं, बढ़ने का मतलब या तो प्लस होना या तो मल्टीप्लिकेशन। घटती अगर तो या तो घटाव की क्रिया होती है या तो भाग की क्रिया होती है। यहाँ गुना, मल्टीपल जैसा आपको कुछ दिख नहीं रहा है। 2 4 8 12 16 एक ही संख्याओं से कटने वाली संख्या होती तो चलो गुना सोच सकते थे। यहाँ प्लस सोचते हैं तो 2 में कितना जोड़ा, 3, 3 के बाद फिर 6, 6 के बाद जोड़िए आप, उसमें कितना जोड़ा, 12, 12 के बाद कितना जोड़ा 21। अब कितना जोड़कर संख्याएं प्राप्त की जाएंगी, यहाँ अगर क्लियर नहीं होता तो एक स्टेप आगे लेकर बढ़िए। 3 के बाद 6 क्यों हुआ, +3, 6 के बाद 6 क्यों हुआ, +6, 12 के बाद 21 क्यों हुआ, +9। अब 9 के बाद आप कितना जोड़ेंगे सोच लीजिए। 3 में 3 बढ़ाए तो 6, 6 में 3 बढ़ाए तो 9, 9 में 3 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 3 6 हो गया, 6 6 12, 12 9 21, 21 12, 2 1 3 33। अब इन दोनों को जोड़िए तो 77 ऑप्शन में मौजूद है, तो आप जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए 77। किसी भी श्रृंखला को छोड़ना नहीं, उसको लेकर आगे बढ़ना है। अगर वो श्रृंखला हार्ड लगे तो आ जाइए इस पर। ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का मामला है। आकृति नंबर 1, देन मोड़कर आकृति नंबर 2, देन मोड़कर आकृति नंबर 3, आपको जवाब देना है। याद कीजिए, आपसे कहा गया था
कि अगर किसी चौकोर क्रम के पेपर को, चौकोर कागज को इस प्रकार मोड़े कि आपका परिणाम की जगह पर, आपके रिजल्ट की जगह पर फाइनल फिगर में 1/4 दिख रहा हो, तो किसी प्रकार की कोई मशक्कत नहीं करनी, सिर्फ मिरर इमेज का काम कर देना है। आप देख रहे होंगे यह भी 1/4 है। 1/4 कहने का मतलब इस फिगर में देखिए, ये आंसर के लिए हम बना रहे हैं, ये है ना, ये हिस्सा है, ये हिस्सा 1/4। यहाँ पर 2 गोले दिए उसने, ये थोड़ा सा शायद यहाँ सटा होगा आपका, और यहाँ पर ये। अब इस आकृति का यहाँ पर मिरर रखिए, जो उसका मोड़ था। अगर इसका मिरर रखेंगे तो इसका मिरर इमेज क्या ऐसा नहीं बन जाएगा? देखिए अब आकृति हाफ बन चुकी है, तो यहाँ हर एक मोड़ पर मिरर रखना है। अब इस मिरर पर, इस पर रखेंगे तो इसका मिरर यहाँ बनेगा। अब आप समझ गए, मैं इन दोनों का यहाँ और इन दोनों का यहाँ। 1/4 अगर कागज होता है तो सीधा सीधा मिरर इमेज का प्रयोग करेंगे तो वो आसानी से बन जाएगा। और प्रायः एसएससी 1/4 का ही इस्तेमाल करता है। कोई बात नहीं, 1/8 भी अगर कर देता है तो 1/8 का दोगुना कर 1/4 तो इमेज हम ढूंढ ही सकते हैं, फिर मिरर इमेज से अपना काम कर देंगे। आइए, इस प्रकार आपका यह आंसर नंबर विकल्प संख्या देखना होगा। विकल्प संख्या, यह जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। पूरा प्रश्न लिख पाना संभव नहीं था, आप संक्षेप में प्रश्न को समझ रहे होंगे। यह क्वेश्चन आप सबों को पता है, इम्बेडेड फिगर है, छिपी हुई आकृति। यानी ये जो प्रश्न आकृति है, दिए गए विकल्पों में कौन सी आकृति में छिपे पड़ी है, हम आपको ऑप्शन नंबर डी जो इसका जवाब भी है उसमें आपको ढूंढकर बताते हैं वो कहाँ पर है एग्जैक्ट। अच्छा, इससे पहले जो शिफ्ट 1 में दिया था, याद करेंगे, शिफ्ट 1 में लिखा था कि रोटेशन मान्य नहीं है, आप इसको घुमाकर प्रदर्शित नहीं कर सकते, हूबहू आपको ढूंढना है। इसमें ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं है। आप जब इसके प्रश्न को देखेंगे पीडीएफ में तो आपको ऑप्शन सी की थोड़ी थोड़ी झलक लगेगी। चलो ऑप्शन सी लेते हैं। ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी होगा नहीं, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ रोटेशन मान्य नहीं है। आप ऑप्शन इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिएगा उसे, ये जो डार्क हिस्सा बना रहे हैं हम, डार्क हिस्से को देखिए, थोड़ा सा रोटेट किया हुआ है ये। अब दिख रहा है आपको, ये रोटेट किया हुआ है 90 डिग्री पर, इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी देंगे। आप ऑप्शन नंबर सी की अगर चर्चा करना चाहेंगे तो सी का एक थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सी में सी क्यों नहीं होगा ये बता देते हैं आपको। सी में थोड़ी आप कंफ्यूज कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि सी में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। सी में आकृति बनने दीजिए, आकृति बनने दीजिए। ये आकृति है और ये बिंदु यहाँ और ये बिंदु यहाँ। आप चूंकि इसको देख करके आप सोचेंगे ये आंसर। आप इसका देखेंगे तो एक वर्गाकार आकृति में, मैंने चारों इलाका, इसका चारों एरिया समान है और ये आयताकार फील्ड बना रहा है। आपको इसी आकार का लेना है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि धोखे में, चूंकि इसका बिंदु ऐसे है इसलिए ये आंसर देने की कोशिश ना कर देंगे, ये आंसर होगा। क्योंकि रोटेशन यहाँ मान्य है नहीं, रोटेशन मान्य नहीं, इसलिए कहा जाता है कि रोटेशन मान्य नहीं है, आप रोटेट नहीं कर सकते इसको, तो आंसर सी में जा सकता था, अप्रोक्स आंसर वो भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बारी। दवा, मेडिसिन, देन डिजीज आइडेंटिफिकेशन, कंसल्टेशन, डिजीज, हेल्थ बेनिफिट, डॉक्टर। दवा, रोग की पहचान, परामर्श, रोग और स्वास्थ्य लाभ तथा डॉक्टर को एक सार्थक क्रम में इन सभी शब्दों को इस प्रकार जोड़ें कि सभी शब्दों का वाक्य में यूज हो जाए, बस समझिए ऐसे। लेकिन एक सार्थक क्रम में, कुछ भी नहीं। सार्थक क्रम होगा क्या? देखिए तो, रोग हो जाए तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेंगे? रोग की पहचान कर परामर्श देंगे। पहले इतना काम कर लेते हैं हम लोग। पहले तो रोग अगर किसी को हो जाए तो वह डॉक्टर के पास चला जाए और डॉक्टर रोग की पहचान कर परामर्श दे देंगे। परामर्श के बाद क्या मिलेगी उसे? स्वाभाविक है, दवा मिलेगी। दवा लेगा वो, और दवा के ठीक बाद, दवा के इस्तेमाल के बाद क्या होगा? स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, वो ठीक हो जाएगा। यानी 4, 6, 2, 3, 1, 5 ऐसा ही विकल्प आपको ढूंढना है ऑप्शन में जो मौजूद है। 4, 6, 2, 3, 1, 5 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है।
आइए क्वेश्चन नंबर 16 में, ये जो लगातार श्रृंखला पिछली बार भी बनाए थे ना हम लोग, पिछले बार भी नंबर ऑफ एलिमेंट 18 थे, इस बार भी नंबर ऑफ एलिमेंट 18 ही है। आपको पता है ना, जब 18 एलिमेंट होता है तो क्या करते हैं, 18 एलिमेंट में या तो 3-3 का या तो 6-6 के एलिमेंट में सीरीज बनता है। कहने का मतलब कि अगर 20 एलिमेंट होते तो या तो 4 का या तो 5 का बनता, 10 का भी बन सकता है। अगर 10 का होता तो या तो 2 का या तो 5 का बनता, 12 का होता तो क्या, या तो 3 का या तो 4 का। आपके पास गिनेंगे तो 18 एलिमेंट हैं, तो 3-3 के एलिमेंट में 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3। अब सवाल उठता है कि ये डायरेक्ट सीरीज है क्या, माने इस यहाँ जो लिखा वही यहाँ लिखा, वही यहाँ लिखा, वही यहाँ लिखा क्या। अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये एक छोड़कर ये अल्टरनेट सीरीज है क्या। आप देखेंगे यहाँ डीडीबी दिख रहा है, ये डीडीबी सेटिस्फाइड नहीं है, ये डीडीबी सेटिस्फाइड है, हो जाएगा डीडीबी। ये डीडीबी सेटिस्फाइड नहीं है, ये डीडीबी सेटिस्फाइड है। आप समझ गए होंगे ये अल्टरनेट सीरीज है। यहाँ पर रिक्ति कौन सी थी, कोई रिक्ति नहीं है यहाँ पर। अब सोचिए यहाँ क्या होगा, ए के ठीक बात सी, यहाँ भी तो ए के ठीक बात सी होना चाहिए, मिल गई सीरीज। यहाँ ए सी बी, यहाँ भी ए सी बी, सारे जगह में ए सी बी हो जाएगा। श्रृंखला होगी ए सी बी एक छोड़ के ए सी बी, एक छोड़ के ए सी बी, डी डी बी एक छोड़ के डी डी बी, एक छोड़ के डी डी बी। आपका जवाब होगा बी डी ए बी सी। और ये विकल्प में से ढूंढ लेना, आपके विकल्प नंबर डी में ये मौजूद है। चलिए इस बार बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 आपका वही क्लासिफिकेशन का सवाल है, अब ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। इन चारों में 3 का गुण एक जैसा लेना है। शुरुआती दौर में अगर कोई भी छात्र देखेगा तो ये देखेगा एक, अगर 2 को पकड़े, यू भी डायरेक्ट नहीं है, वो पी होना चाहिए, ई एफ, जैसे ई के बाद ठीक एफ, यू के बाद भी, ये दोनों में सेटिस्फाई नहीं है। सीधा सीधा आइए, सबसे पहले आप जो ढूंढेंगे भी वहाँ पर इसमें और इसमें ध्यान से देखिए, आप पकड़ पाएंगे। इन चारों में, सॉरी इन तीनों में एक वॉवेल का प्रयोग है कम से कम, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में कहीं भी वॉवेल का प्रयोग नहीं, यानी ऑप्शन नंबर जवाब कौन सा दे देंगे, बी। क्वेश्चन नंबर 18 आपका सिलोजिज्म का प्रश्न है। आप इसको लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा बनाते हैं, हालांकि लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा बनाना ठीक ही है, लेकिन कुछ एक प्रश्न ऐसे होते हैं जो लॉजिकल वेन डायग्राम में बहुत डीप नॉलेज होगी तभी सही होगा। आप देखेंगे इस प्रश्न में भारी गलती लड़कों ने की है। कुछ कार्यवाहन हैं, देखिए कुछ कार्यवाहन है, तो ये ध्यान से रखिएगा, ये कुछ है, ताकि दिमाग से समझिएगा इसको, कुछ है और दूसरा कोई नहीं है। ये 2 प्रकार के वाक्य हैं, कुछ हैं और कोई नहीं। अगर आप लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा इसको बनाएंगे कि कुछ कारवाहन है, तो कुछ कारवाहन है ये, और कोई वाहन 4 व्हीलर नहीं है, तो 4 व्हीलर को आप अलग कर देंगे। अब जरा पहले ऑप्शन देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं। ऐसी कोई कार नहीं जो 4 पहिया वाहन है। आप ऐसे समझिए, कोई कार 4 पहिया वाहन है नहीं है, कोई कार का हिस्सा 4 व्हीलर में नहीं है, ये तो सही हो रहा है। दूसरा, सभी कार पहिया वाहन हैं, 4 व्हीलर हैं, सभी कार 4 व्हीलर है, कार का कोई हिस्सा वहां नहीं, तो सभी की बात कहां से, कुछ वाहन कार हैं, तो ये दिख रहा होगा। इस प्रकार आप ऑप्शन नंबर 3 देंगे, 3 ऑप्शन नंबर, सॉरी निष्कर्ष नंबर 3। लेकिन याद रखेंगे, कोई कार पहिया वाहन नहीं है, कोई कार पहिया वाहन नहीं है, ये बात यहाँ पिक्टोरियल मेथड से, वेन डायग्राम से सेटिस्फाई होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब अंशव्यापी सकारात्मक कथन और सर्वव्यापी नकारात्मक कथन का मामला हो, तो इन दोनों के संयुक्त निष्कर्ष से सर्वव्यापी में पॉसिबिलिटी निकलती है, यानी कोई भी कार के 4 व्हीलर न होने की संभावना होगी, वो डायरेक्ट हो नहीं जाएंगे, वैलिड इन्फ्रेंस नहीं निकलेगा। अगर वैलिड इन्फ्रेंस निकलना भी है तो समनॉट में निकलेगा, यानी कुछ कार 4 व्हीलर नहीं है, कोई कार 4 व्हीलर नहीं होगा। इस बात को बिल्कुल हटा लेंगे। बार बार अगर ऐसा प्रश्न पूछता है कुछ है और कोई नहीं, तो कुछ है और कोई नहीं के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से आपका जवाब मिलना चाहिए कुछ नहीं में, वैलिड इन्फ्रेंस।
और पॉसिबिलिटी की इन्फ्लुएंस लेनी होगी, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन लेना होगा, तो फिर आप दे सकते हैं, कोई नहीं है। इस प्रकार आपका जवाब होना चाहिए केवल 3 निष्कर्ष सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 3 शब्दों को उनके रिलेशन, उनके संबंधों के आधार पर, उनके भी जो मौलिक संबंध है उनके आधार पर लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा, आकृति के द्वारा, तार्किक आकृति के द्वारा प्रस्तुति करनी है आपको। क्या संबंध है इन तीनों में? माता पिता पहचान रहे, अमीर पहचान रहे, किसान भी। कुछ माता पिता अमीर होंगे तो कुछ किसान भी अमीर होंगे, कुछ माता पिता किसान होंगे, तीनों में कुछ ना कुछ हिस्सा, यानी ऐसे बनाइए ना, माता पिता, ये अमीर और ये किसान। अब इस हिस्से को पहचान रहे, ये कौन सा हिस्सा है? कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अमीर किसान है, तीनों ये रिश्ता, यानी आप ऑप्शन नंबर ए का जवाब दे देंगे। ये अब ये माता पिता, ये अमीर और ये किसान, ये कौन सा रिश्ता है? इसको अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ये आकृति भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। कुछ माता पिता अमीर होते हैं जो किसान होते हैं, ये वाला हिस्सा है। आप जवाब दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ब्लड रिलेशन का प्रश्न देखेंगे। पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। अच्छा, पिता होना, पी क्यू का पिता है मतलब प्लस में पुरुष को, माइनस में महिला को। और का मतलब यहाँ कर्ता नंबर 1 पी आर का दादा है। पी आर का दादा कब होगा? जब आप क्यू की संतान हो, तभी वो दादा होगा। अच्छा, यह दादा का मतलब उसने ग्रैंडफादर का है, केवल ग्रैंडफादर का मतलब दादा भी और नाना भी। यहाँ इंग्लिश मीनिंग को देखेंगे। अगर वो पैटर्नल ग्रैंडफादर दिया होता तो पिता का पिता, और मैटरनल ग्रैंडफादर दिया होता तो माँ का पिता। उसने सिर्फ ग्रैंडफादर दिया, यानी पिता के भी पिता और माँ के भी पिता, दोनों को लेकर चलना है हम लोगों को इस पर। चलिए अगली बात, आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, आर एस का भाई, इसका मतलब हो गया आर के पुरुष होने की हो गई। इसके बाद चलिए आइए, एस की माँ का विवाह भी से होता है, एस की माँ का विवाह भी से होता है। माँ का विवाह किससे होगा? पुरुष से। तो एस की माँ कौन हो सकती है? भी तो नहीं हो सकती, यानी क्यू होगी तभी तो। एस की माँ क्यू, यानी ये महिला, का विवाह भी से, यानी ये पुरुष। देन टी क्यू की बहन है, ये क्यू की बहन टी, क्यू की बहन टी, ये भी महिला। क्या पूछता है आपसे? भी पी से कैसे संबंधित है? पी कौन? अच्छा, यहाँ सही ना, भी की ये कौन होगी? पत्नी, क्योंकि इसकी माँ है, ये इसका पिता। पत्नी का पिता, यानी ये ससुर, ये दामाद। पूछा किसके बारे? भी के बारे, तो आप जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, सन इन लॉ, दामाद। चलिए प्रश्न संख्या 21 और 22 की बारी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 21 में 21 कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है किसी सांकेतिक भाषा में, किसी कोड भाषा में अगर टेम्पल को इस शब्द से डिनोट करते हैं, कोडित करते हैं, तो बताना होगा इस शब्द को उसी अनुसार, उसी कोड भाषा में कैसे कोड करेंगे। अब यहाँ देखिए, सबों को पता है, दिख रहा होगा, इससे पकड़ लिए होंगे आप। 5 4 देखिए ना, ये 5, ये 4, ये 12, ये 11, ये 16, ये 15। अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। -1 -1 13 12 -1 5 4 -1 20 19 -1। अगर कोडिंग याद है तो ना, कोई भी कठिन सवाल कोडिंग डिकोडिंग का बहुत आसानी से बन सकता है। बताइए पी की वैल्यू कितनी? 16। करना क्या है भाई? -1। पी का मान 16 है, -1 करेंगे तो 15 किसका? ओ। आई का 9, -1 करेंगे एच 8, एच का 8 -1 करेंगे जी, एस 19 -1 करेंगे 18 आर की वैल्यू, आर 18 -1 करेंगे 17 क्यू की वैल्यू, ओ से -1 करेंगे 14 एन की वैल्यू, और अंत में डब्ल्यू की वैल्यू 23, एक घटाएंगे 22, यानी भी। आपको जवाब ढूंढना पड़ेगा ओ एच जी आर क्यू एन वी, ये ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है आपका। इस प्रकार जवाब दे देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप ऐसा पहले भी बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहना है कि ये जो सेट दिया गया है, प्रश्न ने लिखा है कि इस सेट, उस सेट का चयन करें, यानी विकल्प में से उस सेट का चयन करें जो दिए गए सेट में ये संख्याएं आपस में जिस तरीके से जुड़ी हैं। कैसे जुड़ी हैं?
पहली स्थिति में तो ये दिख रहा है 7 में 6 जोड़ा, 7 में 6 जोड़ा, 7 में 6 जोड़ा तो 13, 13 में 8 जोड़ा तो 21। क्या +6 +8 ऐसा कोई मिलता है क्या? +6 मिला, +8 नहीं है, +6 नहीं। 9 में 6 जोड़ेगा तो 15 नहीं, चलिए देखिए 2 8 में 6 जोड़ा है, देन देखिए ये पकड़ा गया। यहाँ पर +6 और यहाँ +8 था, यहाँ भी +6 और +8 है, +6 और +8। इस सेट में जो संख्याएं आपस में जिस ढंग से संबंधित थी, इस सेट में भी संख्याएं उसी अनुसार सजी हुई हैं, उसी अनुसार व्यवस्थित की गई हैं, इसलिए आंसर नंबर सेट नंबर डी दे देंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 23 और 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लिखता है कि यदि दर्पण इस आरेख के दाहिनी ओर रखा जाए तो बनाई जाने वाली सही दर्पण छवि का चयन करें। आपको पता है दाहिने रखिए या बाएं रखिए, दर्पण दाहिने रखिए या बाएं रखिए, इमेज एक ही जैसा, प्रतिबिंब एक ही जैसा बनना है। चलिए उसने कहा दाहिने तो दाहिने रखते हैं। अब इस बड़े वाले त्रिभुज का कैसा बनेगा सोचिए, ऐसा बनेगा ना, ये इधर झुका तो ये इधर झुकेगा, ये वाली आकृति इधर तो ये इधर। ध्यान से देखिए ये इमेज बन गया, मिरर इमेज, इसका तो सेम टू सेम बन जाएगा भाई। और ये वाला आंसर आपको ढूंढ लेना है, ये वाला आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बारी आई है। ये भी पेयर ऑफ एनालॉजी है, एनालॉजी का पेयर वाला सवाल है। 4 और 32 में रिश्ता, 4 और 32 में रिश्ता। एक तो 4 से 8, 4 में 8 से गुना किया, 8 से 8 से 8 से 8 से, है नहीं। अगली बात 4 का स्क्वायर करें 16, 16 में 16 का दुगुना, तो 10 का स्क्वायर 100 का दुगुना नहीं है, 8 का स्क्वायर 64 का दुगुना नहीं है, 6 का स्क्वायर 36 दूनी 72 भी नहीं है, 5 का स्क्वायर 25 का दूनी 50 भी नहीं है। अब देखिए 4 का स्क्वायर, अगर इसको ऐसे देखें आप, 4 का स्क्वायर किया 16, 16 में 2 गुना के, इस 2 की पहचान कीजिए, ये 2 क्या है, इस संख्या की आधी है, ये हो सकता है ना। 4 का स्क्वायर किया तो 16, 4 का स्क्वायर 16, उसमें गुना किससे किया, इसी संख्या का आधा। यानी अगर इसको 10 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर गुना 10 का आधा 5, यानी हो जाएगा 500। ये जवाब नहीं मिला। चलिए अगर इसके 8 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 8 का स्क्वायर गुना इसी 8 का आधा यानी 4, तो 8 का स्क्वायर 64 गुना 4 करेंगे, 16 के 6 12 की 1456, ये भी नहीं है। चलिए 6 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, 6 का स्क्वायर गुना कितना गुना करना है, इसका आधा यानी 3, तो 6 का स्क्वायर 36 गुना 3, ये रहा 108। देखिए वही समान था इसमें, तो इस प्रकार 24 का आंसर हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकालें। ये कितना आसान है निकालना। देखिए आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला अगर ऐसे है तो इसमें कितने खंड हैं, 2, तो दोनों को जोड़ दिए, 2 1 3 होगा इसका आंसर। अगर इसमें कोई पूछे भाई बताओ इसमें कितने ट्रायंगल का निर्माण होता है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 खंड, तो 4 3 7 2 9 1 10 जवाब दे देंगे। इसी प्रकार आप देखिए अगर इस फिगर की बात की जाए तो ऐसा ही फिगर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये तो कितने फिगर हो गए इसे, बड़े वाले से 3। फिर इसको जब उल्टे दिशा से देखेंगे तो इसमें कितना मिलेगा, इस आकृति में ये भी 3। क्या इस छोटे वाले में भी होगा ये मेथड, 1 2 3, फिर इसमें भी तो आपका 3 हो जाएगा। तो अभी तक कितने हो गए आपको, 12 हो गए। इसके अलावे कौन सा मिल रहा है आपको, इसके अलावे 12, ऑप्शन कितना है, अब 12 हो गए, ये दे दिया गया, इसको दे दीजिए 13, ये 14, ये 15 और ये 16, ये दोनों लिया हुआ था। तो 12 इधर से और 4 और आकृतियाँ आगे, यानी जवाब कितना हो जाएगा 16, और 16 आपके नंबर ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। इस प्रकार ये हो गया। अब कोशिश क्या करनी है हम लोगों की, जिस प्रकार सीजीएल के प्रत्येक सेट की व्याख्या आपको मिल रही है, कभी सीजीएल तो कभी सीएचएसएल की हम लोग चर्चा करते रहेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।